स्टूडेंट, अब आपके पास जो टॉपिक होगा वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अच्छा, अगर बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन एनटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड ही नहीं है। लेकिन ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझने के लिए फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक पिगमेंट को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको एटलीस्ट इनकी टाइप्स और अरेंजमेंट का पता लगे, ताकि आप इसको बासानी अगले प्रोसेस को समझ सकें। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने रोल ऑफ लाइट डिस्कस किया कि लाइट का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और आगे हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पढ़ने वाले हैं। लेकिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बीच में इंक्लूड नहीं था, लेकिन ये ज़रा देख लें कि इसमें क्या होता है। सबसे पहली बात तो है कि पिगमेंट्स किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप पिगमेंट का कॉन्सेप्ट पहले ये रिवाइव करें। पिगमेंट पिगमेंट्स आपने जैसे स्टूडेंट पढ़ा होगा क्लास में कि ये कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस को कहा जाता है। कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पिगमेंट्स। हो सकता है कि आपको किसी ने ये भी बताया हो कि लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पिगमेंट्स। ठीक है। अब सवाल ये कि दोनों में से सही चीज क्या है। देखिए, मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि ये कोई भी एक पिगमेंट बनाते हैं हम लोग। ठीक है। फर्ज करें कि ये एक पिगमेंट है, ये पिगमेंट है। ठीक है। अब इस पिगमेंट के ऊपर ये लाइट पड़ती है, फर्ज करें ये लाइट पड़ती है। हमने अभी पिछले टॉपिक में डिस्कस किया काफी डिटेल से। अब कुछ वेवलेंथ इसमें से क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है। मिसाल के तौर पर सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन एक वेवलेंथ थी जो इसमें से रिलीज हो गई, वो थी ग्रीन। ये क्या हो गई, इसमें से रिफ्लेक्ट हो गई। ये रिफ्लेक्ट, और यही रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको कलर भी यही दिखाई देगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लाइट जब किसी भी पिगमेंट पे पड़ती है तो पिगमेंट पे से कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती हैं, बाकी सारी क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। जो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं, जो एब्जॉर्ब होती हैं वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो तो सारी एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज हो जाती है। अब आपने देखा कि कुछ वेवलेंथ जो थी वो एब्जॉर्ब हुई, और कुछ क्या हो गई, वेवलेंथ इसकी रिफ्लेक्ट हो गई। अब जो ये एब्जॉर्ब वेवलेंथ थी, ये तो यूज हो गई फोटोसिंथेसिस में, ये रिफ्लेक्टेड जो थी ये निकल गई। अब अगर आप में से कोई ये कहता है कि ये जो पिगमेंट्स होते हैं कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, तो वो इस बेस पर बात कर रहा है आपसे, मतलब जो रिफ्लेक्ट लाइट है उसकी बेस पर बात कर रहा है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है, तो वो इस बेस पर आपसे बात कर रहा है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले सब्सटेंस होते हैं। अब चूंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो एब्जॉर्ब लाइट होती है वही यूज होती है। जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई बेटा वो तो चली गई, वो तो इन्वायरमेंट में आ गई। तो चूंकि लाइट जो यूज होती है, इसलिए इसलिए आप भी अपनी बुक में या कहीं पर भी देखेंगे कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना अप्लाई करते हैं कि लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। हालांकि अगर आप ये ऊपर वाला भी करें तब भी कोई गलती नहीं है, तब भी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक होगा। तो पिगमेंट्स क्या होते हैं, ये लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस होते हैं। और पिगमेंट चूंकि प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसलिए हर एक पिगमेंट के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी पाई जाती है। इट मींस ईच पिगमेंट, हर एक पिगमेंट का डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है हर एक पिगमेंट का। ठीक है। हर एक पिगमेंट तो चूंकि ये इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी डिफरेंट होगा, तो इसका मतलब है कि लाइट भी डिफरेंट टाइप की ही रिफ्लेक्ट करेंगे। और जब लाइट डिफरेंट टाइप की रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसलिए हर पिगमेंट कलर भी डिफरेंट टाइप का ही प्रोड्यूस करेगा। स्टूडेंट, प्लांट्स में पिगमेंट दो टाइप के पाए जाते हैं। पिगमेंट दो टाइप के होते हैं। एक पिगमेंट की टाइप कहलाती है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और दूसरी कहलाती है कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। कैरोटीनॉइड्स,
और जबकि कैरोटिनाइड पिगमेंट ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कैरोटीन है, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल है, फाइकोब्लिन है, फाइकोइरेथ्रिन है, ठीक है, फिकोजेंथिन है। डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं ये, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये डिफरेंट, आप यूं कह सकते हैं कि जो प्लांट के अंदर जितने भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उन पिगमेंट्स को हमने अब क्या किया है कि दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। मतलब एक कैटेगरी ग्रीन पिगमेंट्स की थी और दूसरी कैटेगरी नॉन ग्रीन पिगमेंट्स की थी, ठीक है। और इससे ये भी साबित होता है कि अगर इस फार्मूले के तहत देखा जाए, पीछे वाले फार्मूले के तहत, तो मतलब ये अगर ग्रीन पिगमेंट्स हैं तो इसका मतलब ये कि ये वो पिगमेंट्स हैं जो सारी की सारी वेवलेंथ को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ग्रीन को क्या करते होंगे, रिफ्लेक्ट करते होंगे। जबकि ये वो पिगमेंट है जो ग्रीन के अलावा बाकी दूसरी पिगमेंट्स को भी ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप के कलर दिखाई देते हैं। तो प्लांट में जो आपको डिफरेंट टाइप के कलर दिखाई दे रहे होते हैं, वो एक्चुअली इस वजह से दिखाई देते हैं कि सब के सारे पिगमेंट डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि ये पिगमेंट्स अरेंज कैसे होते हैं, किसी भी किसी भी प्लांट के अंदर इन पिगमेंट्स की क्या अरेंजमेंट होती है, और इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली ये पिगमेंट अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट, पिगमेंट्स जो होते हैं ये अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, एक क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। यानी हर पिगमेंट जो है ना क्लस्टर की, तमाम पिगमेंट्स एक क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस एक जगह पर एक ही टाइप के पिगमेंट्स पाए जाएंगे, क्लोरोफिल होंगे तो कैरोटीनॉइड्स नहीं होंगे, नहीं। तमाम के तमाम पिगमेंट्स होते हैं ताकि सारी की सारी जो लाइट है उसके तमाम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सके मुकम्मल तौर पे। लेकिन प्रीडोमिनेंट जो पिगमेंट होगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो क्लोरोफिल ए होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए पिगमेंट ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करता है रिएक्शन सेंटर से। अभी कैसे स्टार्ट करता है, इस चीज को हम डायग्राम बनाकर उससे समझने की कोशिश करते हैं। अब स्टूडेंट, ये जो पिगमेंट जितने भी होते हैं, ये सब अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कुछ पिगमेंट्स बनाता हूँ, ठीक है, ये कुछ पिगमेंट्स मैं बना रहा हूँ इस तरीके से। ये पिगमेंट इस तरह क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसमें सारे टाइप के हर किस्म के पिगमेंट इसके अंदर बाकायदा मौजूद होंगे, ठीक है। ये पिगमेंट इस तरीके से होते हैं। और ये सारा का सारा पिगमेंट का जो क्लस्टर है, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। अभी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या है, इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें क्लोरोप्लास्ट डिस्कस की थी, उसमें हमने थैलाकॉइड और इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया है डिटेल से, तो आपको याद होगा कि क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड क्या था, इसकी चीज़ें, ठीक है, ऐसे होता है। अच्छा, अब ये पिगमेंट्स क्या करते हैं कि इनको जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है, मतलब लाइट जब पड़ती है, ये मिसाल के तौर पे एक लाइट ट्रेवल करते 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 ये अपने इस पिगमेंट पर आकर हिट करती है, तो इस स्पेक्ट्रम का, इस पिगमेंट का एक अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा और अलग से रिफ्लेक्शन स्पेक्ट्रम होगा। लेकिन हमें, अभी बात की ना हमने कि हमें तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मतलब है, हमें वो देखना है। तो अब लाइट की वेवलेंथ अपने अपने स्पेक्ट्रम पे गिरती हैं, तो हर पिगमेंट जो होता है अपनी अपनी वेवलेंथ को क्या करना शुरू कर देता है, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जैसे ही अपनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, ये करते क्या हैं, ये सारी अपनी वेवलेंथ को आगे, यानी एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते जाते हैं। सारे के सारे पिगमेंट ऐसे करेंगे कि अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर करेंगे, वो अपनी एनर्जी को आगे, और इस तरह सारे पिगमेंट्स की जो एनर्जी है वो पिगमेंट टू पिगमेंट ट्रांसफर होते 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 फाइनली यहाँ पर एक सेंटर, रिएक्शन सेंटर बना हुआ होता है, यहाँ पर आकर जमा हो जाती है, ये रिएक्शन सेंटर है। अच्छा, अब इस रिएक्शन सेंटर की क्या खास बात है कि सारी की सारी एनर्जी यहाँ पर ही आके जमा हो रही है, मतलब और कहीं नहीं जा रही, ये रिएक्शन सेंटर जमा हो रही है। ये जो रिएक्शन सेंटर है, इस रिएक्शन सेंटर में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद होता है, जो कि सारा रिएक्शन सेंटर में आके एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब सिर्फ क्लोरोफिल ए नहीं होता यहाँ पर, क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी भी होता है, और इसके साथ कुछ कैराटिनॉइड्स पिगमेंट भी
पाए जाते हैं। अब आपको सर केराटिनॉइड पिगमेंट का यहाँ पर क्या काम है, तो क्लोरोफिल ए ही हमने सुना है, ये बी और केराटिनॉइड का तो हमने नाम ही नहीं सुना। ज़रा देखिएगा कि क्यों। जब होता ये है कि सारी की सारी पिगमेंट अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर सेंटर में भेजते हैं, जिसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं। तो देयर में भी चांस और पॉसिबिलिटी कि क्लोरोफिल ए जो डिमर मॉलिक्यूल होता है, इसमें जो प्रोटीन होता है एसोसिएटेड, वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हो सकता है कि वो प्रोटीन डीनेचर हो जाए, और प्रोटीन डीनेचर हो गया तो ओवरऑल क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल भी डीनेचर हो सकता है। तो होता ये कि जब क्लोरोफिल ए को इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाए, यानी जितनी अगर नॉर्मल एनर्जी मिल रही है तो इट्स ओके, अगर नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जी मिल जाए तो वो एनर्जी डिसिपेट करता है या शेयर कर लेता है बी और कैरेटिनॉइड्स के साथ, ताकि कुछ एनर्जी इनको मिल जाती है, ताकि इसको जितनी अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी ही मिले, ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसलिए सपोर्टिव रोल के तौर पर ये इसके साथ होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपने दो चीज़ें देख ली, ये तो है क्लस्टर ऑफ पिगमेंट और ये है एक रिएक्शन सेंटर। क्लस्टर ऑफ पिगमेंट इज कॉल्ड एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या है, ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, या यूं कहें कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, ठीक है। जबकि रिएक्शन, ये है रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर क्या होता है, रिएक्शन सेंटर कहते हैं एक ऐसी जगह को जहां से फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की बिगिनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है। तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन जितने भी होते हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि सारा की सारी एनर्जी जो होती है वो आकर जमा हो जाती है कहाँ पर, रिएक्शन सेंटर में, और यहीं से रिएक्शन आगे स्टार्ट होते हैं। अब आपने पिगमेंट्स के अरेंजमेंट देख लिया कि पिगमेंट कैसे क्लस्टर के फॉर्म में है, जिसको एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और सारी लाइट को पहुंचाती है रिएक्शन सेंटर में। इन दोनों चीजों को, मतलब रिएक्शन सेंटर और एंटीना कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन, ऐसे लिखते हैं रिएक्शन सेंटर प्लस एंटीना कॉम्प्लेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फोटोसिस्टम। इसको फोटो सिस्टम कहते हैं, ठीक है, पीएस से इंडिकेट किया जाता है इसको। तो ये चीजें कहलाती हैं फोटो सिस्टम। तो व्हाट इज फोटो सिस्टम, ये कॉम्बिनेशन है रिएक्शन सेंटर का और एंटीना कॉम्प्लेक्स का। अगर आप फोटो सिस्टम कहते हैं तो फिर तो मतलब दोनों चीजें आ गई, एंटीना कॉम्प्लेक्स भी आ गया जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने का सिस्टम है, और रिएक्शन यानी लाइट को कैप्चर करने का, और जबकि रिएक्शन सेंटर जहां से फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, क्लोरोफिल ए करता है, ये वो है। लेकिन अगर इंडिविजुअली आपने कहना है तो अलग अलग कह लें इसको, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी होती है। अब ये जो फोटो सिस्टम होता है, इसको हम पीएस से इंडिकेट करते हैं। फोटो सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है फोटो सिस्टम वन, और एक कहलाता है फोटो सिस्टम टू। यानी ये फोटो सिस्टम भी दो टाइप का होता है, फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू। इन दोनों फोटो सिस्टम में बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है कि जो पी पीएस वन जो है, ये मैक्सिमम 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं P700। जबकि फोर्टिसम टू जो है, ये 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसको P680 भी हम कहते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं फोटो सिस्टम, और ये दोनों फोटो सिस्टम जो होते हैं थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम टू से रिएक्शन स्टार्ट होंगे और फिर बीच में फोटो सिस्टम वन आएगा। तो ये फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फोटो सिस्टम जो होता है एक्चुअली ये एक कॉम्बिनेशन है रिएक्शन सेंटर का और एंटीना कॉम्प्लेक्स का। एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है लाइट को एब्जॉर्ब करने का सिस्टम है, और लाइट को एब्जॉर्ब करके वो भेज देते हैं रिएक्शन सेंटर में, और रिएक्शन सेंटर जो होता है ये इन सब तमाम के तमाम रिएक्शंस की लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर रिएक्शन स्टार्ट कराता है। स्टूडेंट, इसका एंटी टेस्ट में जो आपके हिसाब से इसका जो लेना देना है वो ये कि एंटी टेस्ट में इसके मुतालिक जो भी सवाल आएंगे वो सारे के सारे वो जो लाइट रिएक्शंस होंगे उनमें आएंगे, मतलब उनके टॉपिक में, क्योंकि लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम जो टू जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जाइज करने का काम करते हैं। तो फिर जब हम उसमें पढ़ेंगे तो ये चीज़ आएंगी, इसलिए इस टॉपिक का पढ़ाना, इस टॉपिक का समझना हमारे लिए ज़रूरी हो गया था। अब हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक होगा रोल ऑफ वाटर, और रोल ऑफ वाटर जो है वो आपके एंट्री टेस्ट के सिलेबस में मौजूद है।